मुंबई में एक ऐसी जगह, एक ऐसा अपार्टमेंट मौजूद है जो मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक बन चुका है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद ग्रैंड पेरिडी टावर से कूदकर कई लोगों ने अपनी जान दी है और उनकी जान देने की वजह काफ़ी स्पूकी थी। तो इस वीडियो में हम ग्रैंड पेरिडी टावर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही उसकी सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सो हेलो, माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्रैंड पेरिडी टावर्स का निर्माण 1975 में कैंपस कॉर्नर में हुआ था। उस समय इन टावर्स में कई सारे अमीर लोग रहते थे, क्योंकि ये ग्रैंड पेरिडी टावर्स उस समय के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टावर्स थे, जिसमें टोटल 28 फ्लोर्स हैं और इसका मंथली रेंट करीब 4 लाख रुपए है। 90s के समय ग्रैंड पेरिडी सभी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध था, लेकिन सिर्फ इन अजीब घटनाओं के पहले। 90s के समय एक फैमिली ग्रैंड पेरिडी के 8th फ्लोर पर रहने आती है, जिसमें शामिल थे बच्चे, बच्चे के पेरेंट्स और उनके दादा दादी। दादा दादी का नाम था वासुदेव और तारा दलाल और पेरेंट्स का नाम था बालकृष्णा और सोनल दलाल। 14 जून की सुबह अचानक वासुदेव और तारा दलाल ने अपने 8th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें दादाजी की पॉकेट में एक नोट मिला, जिसमें लिखा था कि वो अपने बेटे बालकृष्णा और बहू सोनल के हैरेसमेंट से परेशान हो चुके थे। अब दलाल फैमिली के खिलाफ आने का मामला लगाया गया, क्योंकि पुलिस को जो नोट मिला था जो खुद दादाजी ने लिखा था, इससे तो ये साफ था कि वो अपने बेटे और बहू के रोज रोज के ताने और झगड़ों से परेशान हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। लेकिन ये दलाल फैमिली को बहुत भारी पड़ने वाला था। कई सालों तक कोर्ट में ये केस चलता है, जिसके कारण दलाल फैमिली बहुत डरी हुई थी कि उनका क्या होगा, वो जेल जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे। 7 साल बाद यानी 28 मार्च 2005 को दलाल फैमिली की कोर्ट में फाइनल सुनवाई होने वाली थी। फाइनल डिसीजन जिससे दलाल फैमिली का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। लेकिन उस समय दलाल फैमिली इतना डर चुकी थी, इतना डिप्रेस हो चुकी थी कोर्ट के फैसले को लेकर कि उनका क्या होगा, और इसी डर के वजह से दलाल फैमिली खुद की जान देने का फैसला करती है। 28 मार्च 2005 को बालकृष्णा और सोनल अपने बच्चे के साथ अपने 8th फ्लोर से कूद गए और अपनी जान दे दी, सिर्फ डर की वजह से। और देखते ही देखते ये पूरी फैमिली नष्ट हो गई। इस सब के बाद ग्रैंड पेरिडी अपनी कीमत से नहीं बल्कि इन घटनाओं की वजह से फेमस होना शुरू हुआ। लेकिन ये इकलौती घटना नहीं थी जो ग्रैंड पेरिडी में हुई थी। ग्रैंड पेरिडी में रहने वाली एक 24 साल की लड़की, जिनका नाम था करिश्मा अनिल ककाडिया, जो अनिल ककाडिया की बेटी थी, वो करीब 6 साल से डिप्रेस थी और उनका इलाज भी चल रहा था। शनिवार के दिन करिश्मा दोपहर के 12 बजे अपने बॉयफ्रेंड निपुण दोषी से मिलने जाती हैं, जो नव्या सागर नाम की एक बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर रहता था। वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन करिश्मा की फैमिली अपने हायर स्टैंडर्ड के कारण करिश्मा और निपुण के रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि करिश्मा के डैड करिश्मा की शादी अपने जैसे किसी हायर स्टैंडर्ड वाले लड़के से कराना चाहते थे और करिश्मा इस बात से और भी ज्यादा डिप्रेस रहती थी। अचानक पता नहीं करिश्मा के दिमाग में ऐसा क्या आया कि करिश्मा निपुण की बालकनी में जाकर बिना निपुण को कुछ पता चले उस बालकनी से कूद गई। इससे पहले भी मिस्टर जे नाम के एक आदमी, जो ग्रैंड पेरिडी में ही रहते थे और एक ब्रूइंग कंपनी में काम करते थे, वो भी अपनी 40 साल की उम्र में अपने फ्लोर से कूद गए थे। इस सब के बाद ग्रैंड पेरिडी में रहने वाले लोग उस जगह को एक हॉन्टेड जगह मानने लगे थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्हें इस बिल्डिंग में अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि किसी के होने का एहसास होना या फिर पैरानॉर्मल चीजें दिखना। सभी का कहना था कि वो 8th फ्लोर या तो शापित है या फिर अनलकी है, और कईयों का कहना था कि बिल्डिंग की लिफ्ट 8th फ्लोर पर आते ही अपने आप ही रुक जाती है, जो जरूर किसी अदृश्य शक्ति का काम था। इसके अलावा भी इस बिल्डिंग में 20 मौतें हुई थी, जिसमें शामिल थे बच्चे और कई सारी मेट्स। ग्रैंड पेरिडी की कमेटी एक सेशन को अनाउंस करती है, जिसमें टावर में रहने वाले सभी लोगों को बुलाया जाता है। ये बेसिकली एक काउंसलिंग सेशन था, जिसमें टावर के निवासियों को ये समझाया जाता है कि किसी भी डिप्रेशन या मुश्किलों वाली स्थिति में अपनी जान नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन इसी काउंसलिंग में ये पता चला कि टावर में रहने वाले कई लोगों के दिमाग में अपनी जान देने की सोच पनप रही थी, यानी उनके दिमाग में भी अपने फ्लोर से कूदने की सोच थी। लोगों को इस बिल्डिंग में अजीब चिल्लाने की आवाज आती थी,
जो उन्हें परेशान करती थी और शायद वो आवाजें ही उन्हें अपनी जान देने पर मजबूर करती थी। धीरे धीरे ऐसी घटनाओं के चलते कई लोगों को इस बिल्डिंग ने परेशान कर दिया था और कई लोग तो ग्रैंड पेरिडी को छोड़कर चले गए थे। जिस बिल्डिंग में रहने के लिए लोग तरसते हैं, उसी बिल्डिंग को देखते ही देखते कई लोगों ने खाली कर दिया था और ये बिल्डिंग बिल्कुल बंजर बन चुकी थी। वैसे भी ऐसी भूतिया बिल्डिंग में कौन ही रहना चाहेगा। तो क्या सच में ये ग्रैंड पेरिडी टावर्स भूतिया थे या भूतिया है, या फिर मामला कुछ और ही था। जैसे कि हमने जाना था कि जो दादा दादी अपने 8th फ्लोर से कूदे थे, वो अपनी बेटी और बहू से परेशान हो चुके थे और ओल्डर एजिस में यानी 65 साल और उसके ऊपर की उम्र वाले लोग जो होते हैं, उनमें कई सारी शारीरिक कंडीशंस के साथ मेंटल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन या फिर मेमोरी इश्यूज होना। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के बूढ़े होने के बाद उन्हें काफी अलग सा रखते हैं। वो बड़े होने के बाद अपनी फैमिली में पैसे कमाने में और अपने बच्चों की परवरिश में काफी बिजी हो जाते हैं और वो अपने बूढ़े पेरेंट्स को अटेंशन नहीं दे पाते, जिससे वो बूढ़े माँ बाप एक अकेलापन महसूस करते हैं और पूरा दिन एक कुर्सी पर बैठे हुए ही बिता देते हैं। लेकिन उस अकेलेपन में उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये कोई भी नहीं जान पाता। अब ऐसे अकेलेपन में उनके बच्चे उन्हें टॉर्चर करें, उन्हें परेशान करें, उनकी बहू उन्हें कोसे, उन्हें बुरा भला कहे, तो एक अकेला और बूढ़ा डिप्रेस्ड इंसान परेशान होकर क्या करेगा। यही सोचकर कि उसने अपने बच्चों की परवरिश कर दी, उन्हें काबिल बना दिया, तो शायद अब उनके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। करिश्मा ककाडिया की बात करें तो उनका डिप्रेशन कई लंबे समय से चल रहा था और उन्होंने पहले भी खुद को चोट पहुंचाने की या फिर अपनी नस काटने की कोशिश की थी। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इस स्टेज में एक इंसान अपने इंटेंस और खतरनाक इमोशन से जूझ रहा होता है और खुद को चोट पहुंचाना उस डिप्रेस्ड इंसान का एक तरीका होता है अपने इमोशंस को साझा करने का और अपने इमोशन से रिलीफ पाने का। इस पर्सनालिटी को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। इस हेल्पलेस और होपलेस की फीलिंग में अगर वो इंसान समय पर सही ना हो सके और उसे एक के बाद एक टेंशन और स्ट्रेस मिले, तो वो अपनी जान देना ही बेहतर समझेगा। उस 8th फ्लोर पर रुकने वाली लिफ्ट की बात करें तो एक लिफ्ट किसी इलेक्ट्रिकल इश्यू की वजह से या फिर मैकेनिकल दिक्कतों की वजह से एक लिफ्ट बार बार एक स्पेसिफिक फ्लोर पर अपने आप ही रुक सकती है। ग्रैंड पेरिडी में उस लिफ्ट के बार बार 8th फ्लोर पर रुकने की वजह से उनके दिमाग में एक मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बल्कि एक भूतिया प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि पहले ही सभी लोग उस बिल्डिंग से डर चुके थे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि बिल्डिंग में भूत है। अगर बिल्डिंग में लिफ्ट की जगह कोई और चीज अजीब बर्ताव करती तो लोग डर की वजह से उसे पैरानॉर्मल चीजों से जोड़ देते, क्योंकि अगर एक बार आपका दिमाग किसी चीज को खतरा या फिर डर मान ले तो उस डर को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ग्रैंड पेरिडी को लेकर मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी तो मुझे पता चला कि कई लोगों ने और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ग्रैंड पेरिडी को लेकर कई सारी फेक न्यूज भी फैला रखी है ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा व्यूज पा सकें। ऐसे में इस केस में कौन सा केस सही है और कौन सा फेक, ये बताना तो मुश्किल है। आज के समय में ग्रैंड पेरिडी टावर्स अभी भी मुंबई की कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स में मौजूद है और अभी भी इन बिल्डिंग्स में कई सारे लोग रहते हैं और अपने घरों के एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बताते हैं और कई लोग इस बिल्डिंग के स्टाफ को काफी पोलाइट बताते हैं। पर अभी भी कई लोग उस 8th फ्लोर को हॉन्टेड मानते हैं और कहते हैं कि वो 8th फ्लोर शापित है। वो कहते हैं कि आपको ग्रैंड पेरिडी में काफी मजा तो आएगा, लेकिन 8th फ्लोर पर जाने की सोचना भी मत। तो ये थी ग्रैंड पेरिडी टावर्स की कहानी और उसकी नोन सच्चाई। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।